ओके जी, तो सो फार हमने ऑडिटर की ज़िम्मेदारियों का सेक्शन शुरू किया हुआ था और ऑडिटर की ज़िम्मेदारियों में हमने ये कहा था कि हमें सबसे पहले बताना है कि हमारा मकसद ये है कि हम रीज़नेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे और फिर हमें ये बताना है कि रीज़नेबल अश्योरेंस होती कि वो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है बट वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ये बात हमने सीखी थी। वालेकुम सलाम। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ये सीखा था, आपने ये बताना है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय मटीरियलिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्हाट इज मटीरियलिटी, एक्सप्लेन करो। तो हमने यहाँ पे शेयर होल्डर को लिख के बताना है मटीरियलिटी का मतलब ये है कि वो चीज़ मटीरियल मैं कंसिडर करूँगा जो आपके इकोनॉमिक डिसीजन को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, और मैं सिर्फ मटीरियल चीज़ों पे ही काम करूँगा। ये मत समझना कि मैं ऑल टुगेदर इमटेरियल चीज़ों को भी देख रहा हूँ। मेरी नज़र में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू तब जब उसमें मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। तो ये हमने उसको फिनोमेना डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको कहा था, प्लीज़ सुनिएगा, फिर मैंने आपको कहा था कि जब आप मटीरियलिटी की बात कर रहे थे तो मटीरियलिटी आप अपने एंगल से देखेंगे या शेयर होल्डर के? शेयर होल्डर के एंगल से देखेंगे। फर्स्ट यू नीड टू लुक एट कि शेयर होल्डर किस चीज़ पे फोकस करता है और जिस चीज़ पे वो फोकस करता है उसमें कितने % डेविएशन उसको बर्दाश्त नहीं होगी। एक मटीरियलिटी का थ्रेशोल्ड निकल जाएगा। और फिर मैंने कहा था ये तो हो गई अमाउंट वाइज, फिर कुछ होते हैं क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, जैसे कि गोइंग कंसर्न, कि वो ना देना एक डिस्क्लोजर है, मटीरियल अनसर्टेनिटी ना देना एक डिस्क्लोजर है, बट यू नीड टू लुक एट कि क्या वो क्वालिटेटिवली डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। जवाब आता है यस। अमाउंट कोई इन्वॉल्व नहीं है, पर इन्वॉल्व क्या था, क्वालिटी, कि क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर है। अगर मैंने अनसर्टेनिटी का नहीं बताया और बाद में कुछ हो गया तो मेरे ख्याल से उसका डिसीजन तो बड़ा सिग्निफिकेंटली क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, चेंज होगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि आपने क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को भी देखना होता है, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को भी देखना होता है। पहले बताओ यहाँ तक बात की क्लैरिटी है? ओके जी, ऑनलाइन तो यहाँ तक बात क्लियर है, जल्दी से जी। सैंपल बेसिस पे मिस स्टेटमेंट्स देखेंगे या वेरिफिकेशन करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। नहीं, अगर कोई मिस स्टेटमेंट आती है और वो थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जाती तो मैं जमा करके साइड में रख दूंगा। और कब तक जमा करता रहूंगा? मैं जितने भी हेड्स ऑडिट करूंगा, पीपी, कैश एंड बैंक, रिसीवेबल, पेएबल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जो भी जिसमें जो गलती निकलेगी सब जमा करता रहूंगा। नहीं, मैं देखो जब मटेरियल हो गया तो कंफर्मेशन तो नहीं, पहले बोलूंगा सही करो। अगर वो सही कर लेता है बिस्मिल्लाह, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि एवरीथिंग इज बिलो योर मटीरियलिटी, सब सही हो गया तो कुछ बोलनी ही नहीं है ना। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, जब मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा होता हूं ना तो मैनेजमेंट से पता है क्या लिखवाता हूं? एक चीज प्लीज सुनना, एक चीज बड़ी अहम है, मैनेजमेंट से ये भी लिखवाता हूं मैं कि आप ये लिख के दें कि इस पूरे ऑडिट में कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है जो कि आपको पता है और आपने सही, ये मैं लिखवा लेता हूं, क्योंकि भाई मेरी नज़र में तो नहीं आई ना, और मेरी नज़र में जो आई थी वो सही हो चुकी है। मैं फिर उससे ये भी लिखवाता हूं कि तू ये भी लिख कि इसके अलावा कोई और मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है जिसको सही होना बनता है। एग्रीड? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस स्टेटमेंट्स निकाली, वो थ्रेशोल्ड से नीचे ही रही तो मेरे लिए तो इमटेरियल है, पर आपको ये देखना है क्या वो भी इसको इमटेरियल समझते हैं। मैं बोलूँगा यार जानी आप इस पर प्लीज़ साइन करें, और यही चीज़ डायरेक्टर्स तक लेके चलते हैं, मैनेजमेंट वहीं बैकफुट पे आ जाएगी, क्योंकि लिख के देना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। शेयर होल्डर कहेगा तुम कौन होते हो कहने वाले कि ये इमटेरियल, अगर इमटेरियल होगा ना वो बाखुद आपको ऐसे ही लिख के दे देगा, क्योंकि उसको पता है इससे शेयर होल्डर को इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ आती है? तो पहले आप मटीरियलिटी अपनी देखो, मटीरियलिटी क्या है, क्या मतलब नहीं एक्चुअल फिगर है या जजमेंट है? तो हम कहते हैं कि हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि जजमेंट्स उनकी तरफ से भी इन्वॉल्व होती हैं, तो जजमेंट है जी।
तो मैंने जो केस बताया था वो यही तो है, मैंने जो केस बताया आपको वो प्रैक्टिकली तो है, ये तो मैं करता ही हूँ। मतलब मेरे ईवाई में जितने भी ऑडिट्स हैं सब एक ही चीज़ से परेशान होते हैं कि ये साला गलतियाँ निकाल के आ जाता है, फिर ऑडिट फंस जाता है। जो 2 महीने का ऑडिट होता है वो तीसरे महीने तक जाता ही जाता है, क्योंकि इतने पंगे होते हैं। नहीं करता सही, मानता है, मैं बोलता हूँ साइन करके दे दो, तब तक नहीं रिपोर्ट लेके जाता मैं पार्टनर के पास जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाए। तो ये प्रैक्टिकलिटी तो है। मतलब ये कोई मैंने किताब, आप किताब में जाके देख लें, आपको बड़ी बेसिक बातें लिखी हुई दिखेंगी। इवन आयजाज खोल लें, उस आयजा की इम्प्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ कि वो कितनी सिवियर है। वो आयजा में पता है क्या लिखा हुआ है? ये रिफ्रेशर वाले बच्चे बैठे थे ना कल, लिख रहे थे, लिख क्या रहे थे कि सर रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि उससे लिखवा लो राइटिंग में। पर यार ये अंग्रेजी है, उसका क्रक्स तो समझो पीछे क्या। मैंने आपको उसके पीछे की लॉजिक बताई कि कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल साइन करने से पहले 10 बार सोचेगा कि क्या मैं उस पर लिखूं या ना लिखूं। मैं तुम्हें एक और केस बताता हूं, सुनना कि रिटन रिप्रेजेंटेशन का इशू क्या होता है। ये तो चलो हम तो ये मटीरियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे ना। मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा था, तो मैंने इंक्वायरी की कि यार कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपकी तरफ इंक्वायरी तो नहीं आई जिसमें उसने कोई मसले निकाले हों रेगुलेटर ने। मैं तो साल में एक बार गया हूँ, स्टेट बैंक तो पूछता रहता है। अच्छा, मैं गया उसकी हेड ऑफ लीगल के पास, हेड ऑफ, अच्छा जब मैं उसकी हेड ऑफ लीगल के पास गया तो वो कह रही हैं कि नहीं, देयर इज नथिंग, नो सॉर्ट ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा क्या मैं इसकी बात पे यकीन कर लूँ? नहीं। अब मैं जो बातें कह रहा हूँ ना, अगर आपने मिस की तो जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीज़ें सिखाता हूँ। आप अगर इधर उधर होते हो ना ऑडिट में, एक एक बात बड़ी कीमती है, आपका पूरा जजमेंट चेंज हो जाता है, कंक्लूजन चेंज हो जाता है। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस की, आपने वो सवालात में भी देखा है, मैंने तो बाखुदा भी लिखना भी नहीं सिखाई ऑडिट रिपोर्ट से, सोचना सिखा रहा हूँ, उसमें कितनी गलतियाँ करते हो। तो ये देख लो कि अगर कंक्लूजन गलत किया तो लिखोगे भी पूरा ही गलत, कि मैं कुछ भी सिखा दूँ क्या फ़र्क पड़ता है। सुने, अब हुआ क्या, मैंने हेड ऑफ लीगल से उस बैंक की बात की, वो कह रही हैं कि नहीं, देयर इज नो सच इंक्वायरीज फ्रॉम एसबीपी, और कोई इंस्पेक्शन अभी तक नहीं हुई है। ये बात मैंने कहा सही है भाई, नहीं हुई है। तो मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, मैंने उसको ये बोला एक काम करें, एसबीपी से किस बंदे को ईमेल आती है, डेजिग्नेटेड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, उसकी ईमेल की चेन दे दे मुझे। क्या मैंने उस पर यकीन किया या वेरिफिकेशन की? अच्छा, यानी अब कहने का मकसद क्या है कि मैंने उसकी इंक्वायरी को वैलिडेट किया जब तक मुझे सबूत नहीं मिला। अब बात समझिएगा, गेम समझिए। अच्छा, मैंने ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस देखी, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं जो बात कहने लगा हूं ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस देखी, मुझे कुछ भी, तो यानी अब तक वो बात सही कह रही है। मैंने अपने टीम मेंबर को कहा ये रिटन रिप्रेजेंटेशन है, जाओ उससे स्पेसिफिक साइन करा के लाओ। और मैं आपको बताऊँ, बातों बातों में रिटन रिप्रेजेंटेशन की चैप्टर की चीज़ें खींच के यहाँ ला रहा हूँ। मैंने कहा जाओ उस हेड ऑफ लीगल से साइन कराओ कि जो आपने हमें बताया और जो ईमेल आपने दिखाई उसके अलावा आपकी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई है। अच्छा, अब हुआ क्या, वो जब बच्चा गया तो वो सामने से चिल्लाना शुरू हो गई कि भाई अभी आपको हमने वेरिफिकेशन कराई है, मैं लिख के क्यों दूँ? अच्छा, वो बच्चा था, डांट सुन के आ गया। मैं गया, फिर मैंने कहा आप मतलब किस तरीके से बात कर रही है टीम मेंबर से? बोले नहीं आकाश, मतलब देयर शुड बी सम एथिक्स के, मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा अगर आप सच कह रही हैं, लिखने में क्या है, मतलब कोई बुरी बात तो नहीं है, लिख के दे दे। बोले नहीं, हाउ कैन आई राइट इट? मैंने कहा दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग एल्स, दैट यू आर हाइडिंग इट फ्रॉम मी। तो बोलते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने तो आपको ईमेल दिखा दिया। मैंने कहा लिख दें। अच्छा, अब वो फंस गई यहाँ पे, बच्चे पे तो डोमिनेंस ला सकती थी, यहाँ पे तो गेम अलग थी। मैंने कहा आप लिख दें, सुने, मैंने कहा आप लिख दें। बोलते हैं नहीं, आई कैन नॉट राइट इट। मैंने कहा देन रियली सॉरी, देन आई कैन नॉट प्रोसीड विद द इशुएंस ऑफ रिपोर्ट। आई थिंक आई शुड टेल योर सीएफओ दैट योर हेड ऑफ लीगल इज नॉट साइनिंग द रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो उसने बोला हाँ 2-3 और ईमेल्स हैं जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस आती है। मैंने कहा अब आ गई हाथ में, बात समझ आई? तो अब कहानी समझें, कहानी सुने, गेम क्या होती है रिटन रिप्रेजेंटेशन की। रिटन रिप्रेजेंटेशन की गेम ये होती है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन सोल एविडेंस नहीं होता, सपोर्टिंग एविडेंस होता है। यानी इसको उलट करते हैं, कोई बंदा कहे मैं आपको लिख के देता हूं ऑडिट नहीं करो, ये नहीं करोगे क्योंकि चेक करना आपका काम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, चाहो तो कहीं लिख लेना साइड में
कि रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ सोल एविडेंस बट इज अ सपोर्टिंग एविडेंस, या आपके ओरिजिनल एविडेंस को सपोर्ट करता है। मेरी एग्जांपल में ओरिजिनल एविडेंस में मुझे कुछ मिला था, हाँ या नहीं मिला था। अब मुझे ऑल टुगेदर अदर वे अराउंड बताओ, जब मैंने रिटन रिप्रेजेंटेशन का पंगा डाला तो क्या उसने मेरे प्रोवाइडेड एविडेंस को सपोर्ट किया? यस। तो हम ये कंक्लूड तो कर रहे हैं कि रिटन रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट देती है वो सोल एविडेंस क्या होता है। और जिस दिन एग्जामिनर का दिमाग घुमा ना, वो बोलेगा कि एक ऑडिट मैनेजर है, ऑडिट मैनेजर लिख के देगा तुम्हें, ऑडिट मैनेजर है, उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ली और उसने कंक्लूड कर लिया कि वो आगे ऑडिट नहीं करेगा इस एरिया पे, तो आपको बोलेगा आप बताएं बीइंग एन ऑडिट एक्सपर्ट कि इज दिस कंक्लूजन इज करेक्ट और रॉन्ग? व्हाई? क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड सपोर्ट टू योर एग्जिस्टिंग एविडेंस बट नॉट द सोल एविडेंस। ये लिखने का तरीका होगा आपका, क्योंकि कोई आपको बोले कि मैं लिख के दे रहा हूं मान जा, वो भी गलत है। हाँ, आपने पहले वेरीफाई कर लिया फिर लिखवाया तो वो एक चीज सपोर्ट कर रही है। बात समझ आती है? इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? तो स्पेसिफिकली जो लीगल की हेड थी, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा लिख के दे। अच्छा, कल को पता है क्या वो झूठ कह रही थी कि एसबीपी की इंस्पेक्शन नहीं हुई है। अच्छा, जब एसबीपी की इंस्पेक्शन मैंने खोली ना तो उसमें 2-3 एरियाज थे जहां पे मुझे फोकस करना था। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, होता यह था कि ये लोन जब डिसबर्स करता था ना बैंक, तो लोन डेट एग्री हुई थी लेट से 5 जनवरी, लोन डिसबर्स हुआ 15 जनवरी को। सूद कब से लगना चाहिए? 15 से। ये लगा रहे थे 5 से, तो इनकम क्या थी? तो आप मुझे एक बात बताएं, ये तो रिस्क असेसमेंट थी ना मेरी। मैं तो शुरू से इसके पीछे पड़ा था। आपको पता ना, मैंने आपको बताया था कि लीगल मैटर्स आप देख रहे होते हैं कि कौन कौन से कायदे कवानीन लग रहे होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटर की कोई क्यूरीज तो नहीं आई हैं, वहाँ से रिस्क निकल के आ रहे होते हैं कि रेगुलेटर किसी वजह से लिखता है आपको खत। तो मुझे अगर ये ऑडिट के शुरू में पता होता मैं तो वैसे ही फोकस करता। मैंने ऑडिट को रोका, मैंने बोला सारे लोन निकालो और देखो डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या थी और डिसबर्स कब हुआ। और फिर मैंने टारगेटेड सैम्पलिंग की। कौन सी सैम्पलिंग? अच्छा, यानी मैंने ये देख लिया इनकी MIS के अंदर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ डिसबर्समेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। और मैंने ये देखा कि इतने दिनों का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा चार्ज हुआ है, जो कि होना। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पे अकरेंस का रिस्क था? हाँ या नहीं? और अकरेंस का रिस्क क्या हमें ऐसे ही पता लगा या रिस्क असेस करके? और रिस्क असेसमेंट में शुरू से करना चाह रहा था, वो बंदी करने नहीं दे रही थी रिस्क असेसमेंट। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छुपाई ये बात कि कोई इंक्वायरी आखिर में फंसी कब? जब मैंने बोला रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो क्या मैं रिपोर्ट साइन कर लूं या अपनी रिस्क असेसमेंट रिवाइज करूं? मैंने फिर काम किया। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू यस्टरडे कि मैंने वापस से चेंज की उसकी चीजें। तो देखो, बेवकूफ़ी तो ये होती, मैं उसकी बात पे यकीन करके रिलाय करके आगे बढ़ जाता, पर जब मुझे एक फैक्ट सामने आ गया तो मुझे ये बात समझ आ गई कि अकरेंस होनी नहीं चाहिए, उसने रिकॉर्ड की हुई है। यानी अकरेंस तो यही है ना, एक चीज़ रिकॉर्ड हुई है जो कि होनी नहीं चाहिए, तो मैंने उसको सही कर लिया। पहले बताओ, रिटन रिप्रेजेंटेशन की पावर समझ आती है? क्योंकि जो बंदा लिख के दे रहा है वो फिर 10 बार सोचेगा कि मेरा सिग्नेचर है, कल को कोई भंड हुआ तो जिम्मेदार कौन हो गया? वही होगा। अच्छा, इस पे अगर वो लिख के भी दे देती और झूठ कहती, तुम सुनना एक बात को, शुक्रिया यार, इस पे अगर वो लिख के भी देती और झूठ कहती, मुझे बताओ कल को कोर्ट केस हो जाता, कौन फंसता? वो ऐड फंसती। क्यों? क्योंकि हम तो कहेंगे हमने अपने काम तो पूरे किए। मैं रिस्क असेसमेंट में पूछ रहा था, फिर लिखवा भी लिया। भाई अगर वो एक बंदा छुपा ही रहा है तो मैं क्या, इसलिए तो रीजनेबल एश्योरेंस है, क्योंकि मैनेजमेंट मिल के कोल्यूजन कर सकती है और वो कोल्यूजन मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं मैक्सिमम जितना कर सकता हूं मैंने किया। उसके बाद अच्छा हाँ, अगर मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन ना लेता तो मैं जिम्मेदार होता। भाई अगर मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो कौन जिम्मेदार होता? हम जिम्मेदार होते, पर अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? तो आई थिंक रिटन रिप्रेजेंटेशन की अहमियत आपको यहां से भी क्लियर होती है। एग्रीड है? यानी पक्की बात है? अबे हाँ या नहीं? ओके जी।
Sir, so sole evidence was the emails and the written representation is the supports of emails. नहीं 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 नहीं, देखो शायद मेरे ख्याल से आपने लिखा उलट सीधा है। मैंने कहा आप किसी एरिया को ऑडिट कर रहे हो और क्लाइंट कह रहा है मैं लिख के देता हूँ ये सही है, ऑडिट नहीं करो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं ऑडिट करूँगा उसके बाद लिखवाऊँगा कि तुम मुझे लिख के दो कि तुमने जो डेटा प्रोवाइड किया था वो बिल्कुल सही था। बाद में जो सपोर्ट करेगा, वैसे आप अपने काम बेसिक चेक्स कर लोगे। जैसे मैंने अभी क्या ईमेल चेक नहीं की थी उसकी, फिर मैंने उससे सिर्फ ये लिखवा लिया इसके अलावा कोई ईमेल नहीं है ये लिख के दे दो, और कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है ये लिख के दे दो। तो वहाँ पे वो बैकफुट पे आ गई और वो कह रही हैं कि भाई नहीं ये तो मैं नहीं लिख के दे दी। तो यहीं से मुझे एक शक ट्रिगर हुआ कि कोई और ईमेल्स हैं जहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, और अगर मुझे पता होती तो मैं तो पहले ही चेक कर लेता। क्या ये रिटन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एविडेंस है या सपोर्ट कर रहा है? अभी यही तो हुआ कि जो मैंने ईमेल्स को वेरिफिकेशन की वो तो एविडेंस था, पर क्या ये एविडेंस सही है या नहीं, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या ले रहा हूं मैं, उससे लिखवा रहा हूं। क्या आप लिख के दे दें क्या ये कंप्लीट है या नहीं है, एक चीज। अच्छा एक और चीज हुई, एक और एग्जांपल देते हैं। हाँ, सो वी डोंट बिलीव रिटन क्लेम्स 100%, बट आफ्टर द वर्क दैट वी हैव परफॉर्म देन वी विल टेक अ रिटन रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ऑब्टेन्ड एविडेंस। एक और चीज सिखाता हूं। एक बैंक था, क्योंकि अच्छा शहीद कह रहे हैं डायरेक्ट एसबीपी से इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको लगता है वो आपको जवाब देगा? वो बोलेगा तू ऑर्डर किसका है? बैंक का। मुझसे क्यों पूछ रहा है? किससे पूछो? उसी से पूछो। भाई लॉजिकल बात है यार। वो बोलेगा क्या आपको मैनेजमेंट नहीं बता रही, आप इतने फारिग ऑडिटर हैं, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? भाई ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, आपने एंगेजमेंट लेटर में नहीं लिखवाया था कि आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, और उस कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को इंश्योर करने के लिए तो लिखवा रहा हूँ। एंगेजमेंट लेटर में लिखवाता हूँ पहली चीज़ कि आप इन्फॉर्मेशन देंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिखवाता हूँ कि आपने वो सारी चीज़ें दे दी। दोनों में क्या है? अच्छा एक और चीज़, एंगेजमेंट लेटर पे साइन होते हैं सीएफओ के, सीईओ के, लीगल हेड वगैरह के साइन। तो मैंने तो उलट काम किया, मैंने तो सीएफओ से प्रॉमिस लिया था ना कि सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लीगल हेड ने कहाँ साइन किए थे? कहीं भी नहीं। हालांकि जिम्मेदारी बनती है सीएफओ की सबसे डेटा पूरा लेके दे। हमने इसका एक हथियार निकाल लिया जिसका नाम है स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन। क्या नाम है? हमने स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन में ये लिखवा लिया कि आप भी लिख के दें मोहतरमा कि आपने पूरा डेटा प्रोवाइड किया है। तो वहाँ पे क्या वो चीज़ अलग हो गई? यस बिल्कुल हो गई। एक और एग्जांपल, एक बैंक था। अब मैं जब ऑडिट कर रहा था तो मुझे एक चीज़ याद आई। अच्छा मैं फिक्स एसेट देख रहा था उनके ना। फिक्स एसेट में आपको पता है ना डेट ऑफ एक्विजिशन आ रही होती है, अभी आगे सिखाऊंगा अभी कंट्रोल्स में। तो मैंने देखा कि कोई 90s के एसेट्स आ रहे थे बुक्स में। कौन से? 90s के, 2002 के, 2005 के। अच्छा मुझे ऐसे ही डाउट हुआ कि वो किताबों में तो आ रहे हैं बट फिजिकली मौजूद नहीं होंगे, फिजिकली मौजूद नहीं होंगे। ऐसे ही डाउट हुआ, रिस्क है मेरा। अच्छा रिस्क कैसे हुआ ज़रा मैं तुम्हें बताता हूँ। कंट्रोल्स वीक थे। कंट्रोल्स क्या नहीं थे? मैंने यूजुअली होता क्या है, जब एक कंपनी इतने बड़े वाइड स्प्रेड ज्योग्राफिकल रीजन पे ऑपरेट कर रही होती है ना, तो उसका एसेट काउंट होना चाहिए 6 महीने में, साल में, ताकि मैं पूछ सकें कि जितने एसेट्स मेरी बुक में आ रहे हैं क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करते भी हैं या। मैंने जब पूछा तो मुझे पता लगा कि कोई ऐसा काउंट, मेरा रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस बढ़ गया। क्या ऐसे ही या कोई बेसिस हैं? इंटरनल कंट्रोल्स का फेलियर। अच्छा अब हुआ क्या, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है ना, डेप्रिशिएट हो गए होंगे, नॉनदलेस कोई मसले वाली बात नहीं है, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बुक में आने नहीं चाहिए। कॉस्ट से हटेगी एक्यूमुलेटेड, और जिसकी बुक वैल्यू होगी वो राइट ऑफ हो जाएंगे क्योंकि मौजूद नहीं है। अच्छा और मुझे रिस्क एक और तरीके से भी पता लगा, इनकी इतनी ब्रांचेस ऐसी थी पास में हिस्टोरिकल में जिसपे जो खर्चा होता है ना ब्रांच बनाने का वो कैपिटलाइज हुआ था। अब वो ब्रांचेस बंद होके खत्म हो गई, उसकी कॉस्ट अभी भी आ रही है। तो यार ये कैसे हो सकता है? तो ये तो तभी है ना कि जब रिकंसिलिएशन नहीं होती। रह गया वो। अच्छा अब हुआ क्या, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई हमने ये रिकंसिलिएशन परफॉर्म की है, ये हमने एक एक एसेट काउंट किए हैं,
और हमने अब जब नतीजे पे पहुंचे तो हमने ये एसेट्स राइट ऑफ कर दिए। अच्छा, मैंने कहा देखो मैं 100% तो नहीं वेरीफाई कर सकता, क्या कर सकता हूँ? पूरे पाकिस्तान में कौन घूमेगा, मैं तो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ। हाँ, मैं सैंपल बेसिस पे देख सकता हूँ कि भाई ये नहीं था, ये हमने रिकंसिलिएशन रिपोर्ट ली, ये फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रहा है, यानी फिक्स एसेट शेड्यूल में, और नहीं था, इसने राइट ऑफ कर दिया। पर मुझे इसकी एक्यूरेसी के लिए सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए। अब मैं गया एडमिन के हेड के पास। कौन सा? एडमिन का काम होता है ना एसी वेसी ये सारी चीज़ें देखना। मैंने हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कहा प्लीज़ साइन करो यार। उसने बोला क्या साइन करूँ? मैंने कहा आप ये साइन करें, आपने पूरे पाकिस्तान में ये रिकॉन प्रोसेस फॉलो किया है और आपने एक एक एसेट को वेरीफाई करके यहाँ से निकाला है और इसमें आप कोई और गुंजाइश। बोल रहा है मैं एब्सोल्यूट कैसे लिखूँ? मैंने कहा आप तो पूरे साल बैठे हुए थे, वो अश्योरेंस तो मैं देता हूँ ना रीजनेबल, आप तो 100% बोलेंगे, आप तो अजर्ट करेंगे, दावा करेंगे कि ये बिल्कुल। उसने बोला नहीं ये मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ। तो मैंने कहा मतलब ये जो राइट ऑफ हुआ है ये गलत है, यानी इसमें कुछ एसेट आपने वो भी उड़ा दिए हैं जो मौजूद हैं, जो भी। बोला यार देन आई नीड टू टॉक टू CFO। मैंने कहा यू मे प्रोसीड विद टॉकिंग टू CFO। बात करें उससे, मीटिंग हुई, CFO ने बोला भाई तुम क्या पागल हो, मतलब तुम लोगों ने देख के रिकॉर्ड नहीं बनाई? अब बात ये सामने आ गई कि ये सही एक्सरसाइज परफॉर्म। हमने बोला ऑडिट रुक गया, हमने 2 महीने टीम उठा ली, पहले रिकॉर्ड वापस बनी 1 महीने में, फिर हम ऑडिट करने गए और फिर हमने रिपोर्ट दी। तो पहले बताओ क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन सोल एविडेंस था या सपोर्टिंग? उसने सपोर्ट किया मेरे कंक्लूजन पे जाने के लिए कि मैं सही तरीके से जा रहा हूं या नहीं जा रहा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो ये वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि यार इतनी अहमियत है इसकी। अच्छा, एडमिन वाला क्यों नहीं लिख के दे रहा? नहीं तो उसने एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की, सही तरीके से नहीं की। तो अगर वो सही तरीके से करता ना, वो इतना श्योर होता को साइन करके दे देता। अच्छा क्यों? उसको पता थी एक बात, अगर ऑडिट, अच्छा क्योंकि मैं जब वैसे बात भी कर रहा होता हूँ ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब बात भी कर रहा होता हूँ ना तो मेरा क्वेश्चनिंग टोन थोड़ा सा अलग होता है। यार आप जरा ये साइन करते हैं, आप ये बता दें कि आपने ना रिकॉन पूरी की, और मैं टीम मेंबर को साथ लेके जाता हूँ, यार ये देख लेना रिकॉन में ना एक एक एसेट को उठाना और मैच करना कि है या नहीं है। अच्छा वो सामने से उसको पता लग गया कि सारे एसेट्स की वेरिफिकेशन करेगा, जबकि मैं नहीं करूँगा। मैं क्या बोलता हूँ यार एक एक एसेट देख लियो, ये सारे आपस में रिकनसाइल होने चाहिए, इनका रजिस्टर उठाओ 1994 से, उठाओ वहाँ से रजिस्टर, देखो एक एक करके एसेट कौन कौन से रिकॉन हुए नहीं हुए, कौन सी ब्रांचेस थी नहीं थी। अब सामने वाले की इसी में ही डाइट हो गई। वो क्या बोल रहा है पता है? वो बोल रहा है अगर इसने डिटेक्ट कर लिया तो जलालत इससे ज़्यादा की है, ऐसा है ना? तो आज ही मैं साइन करके नहीं देता, क्योंकि पता है अगर वो साइन करके देता और मैं फिर भंड निकालता तो मैं CFO के पास जाता और मैं बोलता कि भाईजान ये उसने साइन करके दिया है, ये आपकी एडमिन की ऑथेंटिकेशन है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, आप ये समझते हैं। तो वो बोलता कि यार ये तो ऑडिटर का रिस्क ही चेंज हो जाएगा, फिर हर जगह ऑडिटर ज़्यादा घुसेगा, ज़्यादा वेरीफाई करेगा, क्योंकि मेरा रिस्क क्या हो चुका है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ जब एक एडमिन का बंदा सही साइन नहीं करके दे रहा या उसने गलत फेक साइन कर दिया तो बाकी तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपनी रिस्क असेसमेंट को सेम रखूंगा, रिवाइज करूंगा, रिवाइज कर दूंगा। तो पहले बताओ रिटन रिप्रेजेंटेशन की अहमियत समझ आती है? पर ये कब होता है, शुरू में आखिर में? आखिर में। चलें अब यहाँ से कोई सवाल था? हाँ जी पूछें। एक्स्ट्रा की होगी, थ्रेशोल्ड चेक करेंगे। नहीं, सवाल नहीं समझ आया। इंटरेस्ट इनकम एक कस्टमर पे बुक हुई होगी लाखों पे। नहीं पहले आप ये तो बताएं ना, हवा में सवाल नहीं फेंकना है, पहले कहानी बनानी है। कहानी क्या है कि जो 15 दिनों का गैप है कुछ चुनिंदा कस्टमर्स पे या सब पे? सब पे। आई थिंक अमाउंट वुड बी सो मटीरियल दैट इट विल इन्फ्लेट द करंट ईयर प्रॉफिट irrespective of materiality. I have a risk over there, and for that risk, to cater the risk, I need to lower my threshold ताकि मैं चीज़ें चेक ज़्यादा करूँ। कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। क्लियर है? मटीरियलिटी रिस्क असेसमेंट के बेस पे निकलती है, जितना रिस्क ज़्यादा होता है
उतनी मटीरियलिटी, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे लिए इस कंपनी में माइनर मिस्टेक भी मटीरियल है, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकता मैं। तो उसके लिए मुझे जो थ्रेशोल्ड है वो क्या रखना पड़ेगा, क्या क्या मैं चीज़ें, अच्छा देखो, जहाँ पे मुझे लगता है, आपको भी लगना चाहिए, जहाँ पे गलती के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए व्हाट यू गाइज नीड टू डू इज लोअर योर थ्रेशोल्ड, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चेक हों। क्लियर है? पर ये कब होगा, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। चले हम यहाँ पे 50,000 सवाल आए हुए हैं। अच्छा सर, मटीरियलिटी 5% और प्रॉफिट से कब निकालते हैं? भाई ऑडिट के शुरू में, बाद में निकालने का कोई मकसद है? भाई मटीरियलिटी कब डिसाइड होती है? भाई तुम लोग मुझे बताओगे, जानी इधर सुनना, मटीरियलिटी कब डिसाइड होती है? इस चार्ट में। अच्छा पर दूसरा सवाल, क्या मटीरियलिटी, ऑनलाइन वालों आप भी बताएंगे, क्या मटीरियलिटी रिस्क असेसमेंट से पहले डिसाइड होती है बाद में? अबे बाद में, पहले नहीं होती, बाद में। क्योंकि आप मटीरियलिटी डिसाइड ही तब करते हो जब आप रिस्क असेस कर लेते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मेरा रिस्क, तो मटीरियलिटी, क्योंकि जिस कंपनी में रिस्क ज्यादा है वहां पे शेयर होल्डर रिस्क नहीं लेगा, हर चीज उसके लिए क्या होगी, मटीरियल। जी ऑडिट से पहले मतलब रिस्क असेसमेंट के बाद, स्टार्ट करने से पहले 5% ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ थंब रूल। हाँ इधर सुनना है जानी, ओ इधर 5% ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ थंब रूल, इट्स अ बेसिस मैक्सिमम। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं पहले साल जाता हूं ना किसी कंपनी के ऑडिट पे, मैं मटीरियलिटी 4-3% रखता हूं, क्योंकि मुझे कंपनी की नॉलेज नहीं होती, कम रखता हूं। अगले साल जाता हूं 5 पे ले आता हूं। क्यों? नो हाउ हो गई, मुझे पता लग गया, मुझे सब पता होता है। जैसे पीडीसीएल है, मैं 5% लगाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है ना कहाँ कहाँ रिस्क है। पहला साल, तो पहले साल में यू यूजुअली बी एट द लोअर साइड। मटीरियलिटी देखो, अब दो बातें हैं, ये कह रहे हैं कि सर रिस्क असेसमेंट में मेरा रिस्क ज्यादा हो गया, तो क्या मैं मटीरियलिटी कम करूंगा? अच्छा दो जवाब इसके। अगर ओवरऑल एफएस का रिस्क है तो पूरी मटीरियलिटी नीचे आ जाएगी, और किसी स्पेसिफिक अकाउंट में रिस्क ज्यादा है तो सिर्फ उस अकाउंट की थ्रेशोल्ड नीचे आ जाएगा। सही है? तो पहले आप ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखते हैं और फिर स्पेसिफिक हेड देखते हैं। अगर ओवरऑल एफएस का इतना मसला नहीं है तो 5% ऑफ पीबीटी इज एक्सेप्टेबल, बट यस यू नीड टू मेक श्योर कि अलग अलग अकाउंट सब मिलके इससे ऊपर जाने नहीं चाहिए। तो जहां पे ज्यादा रिस्क होगा वहां पे तुम टॉलरेबल एरर कम कर दोगे, क्या कि उस स्पेसिफिक हेड में गलती डिटेक्ट होने के चांसेस हो तो वो डिटेक्ट हो जाए। क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा जी, अलग ही लेवल हो गया, चलें जी, शुक्र। सर मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड रिस्क असेसमेंट के बाद बनती है, अल्लाह की कसम यही बोला। इधर हर स्पेसिफिक हेड की मटीरियलिटी अलग होगी या हो सकती है? हो सकती है। अच्छा भाई, सर 5% ऑफ पीबीटी मैनेजमेंट वाले लेंगे ना, जो उन्होंने दिया होगा, मतलब वो कहना ये चाह रहा है, उसके शब्दों का जो चुनाव है वो गलत हो गया। वो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल देगी उसी पे मटीरियलिटी निकालेंगे ना। यार अभी कोई आया ना, यहाँ खींच लियो उसको अंदर, जो दरवाजा झांके ना, अल्लाह की कसम, पर लड़की हो तो नहीं। ये नहीं पता, तूने बोला सबने बुलाया है, ऐसा नहीं। इधर तो कहने का मतलब ये कि भाई मतलब झांक के देख रहे हैं बिला वजह, क्या मसला है यार, जो भी है। नहीं तो वो तो सही है, वो तो है। इधर अच्छा अब एक मिनट देखिएगा, अब पहले बताओ ये बात समझ आती है? तो देखो वैसे तो वही एफएस लूंगा ना जो उसने प्रोवाइड किए हैं, अब देखूंगा इसमें क्या गलती हो सकती है और इस पे थ्रेशोल्ड, क्योंकि मैनेजमेंट जब आपको एफएस दे रही है वो दावा कर रही है कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, तो मैं मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड उसी पे ही निकालूंगा जो मुझे गिवन है। जी नहीं तो बेटा लॉस में तो फिर थ्रेशोल्ड चेंज हो जाएगा ना, आप लॉस का 5% थोड़ी ना लेंगे, फिर आप ऊपर जाते हैं वो आगे सीखेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक चलें। अच्छा भाई, आपने 1990s के एसिड की रिकॉन के लिए अपने साइन क्यों लिए? सैंपल बेसिस पर चेक क्यों नहीं किया? सर पहले चेक करते हैं फिर साइन भी लेना चाहिए था। भाई चेक तो किया ना,
सैंपल पे किया था, उसको बताने के लिए कि भाई हाँ तुमने चेक कर लिया ना, उससे साइन ले रहे थे तो उस पर उसने साइन पहले काम किया फिर साइन लिए, ऐसे नहीं। अच्छा भाई सर 5% ऑफ पीबीटी मैनेजमेंट वाले लेंगे, अबे अभी तो बताया भाई, जो मैनेजमेंट एफएस देगी उस पर 5% लगाएंगे। तुम क्या नजूमी हो, तुम्हें पता है इसमें कितनी गलतियां हैं कि सही वाली परसेंटेज लगाऊं। जो गिवन है मैनेजमेंट उस पर दावा कर रही है कि ये फाइनेंशियल बिल्कुल, उसी को ऑडिट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मटीरियलिटी निकाल रहा हूं थ्रेशोल्ड से। अब मेरे लिए वही बन गया बेंचमार्क। हाँ इसको मैं कम कर सकता हूं, कब, बेस्ड ऑन रिस्क। क्या आपका रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो जाए तो आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्लैरिटी है, पक्की बात है। चलें जी, मोहम्मद हसान कह रहे हैं एसिड की रिकॉन वाला वापस बता दें। भाईजान की पूरी कहानी वापस बताऊं यार, एक तो ये जो तुम लोग आके बोलते हो ना पूरा बता दें यार, रिपीट करते हैं, उसमें क्या रिपीट करूं ये तो बता। फवाद और हसान दोनों साथ बैठे हुए, वो भी कह रहे हैं एसिड की रिकॉन वाला वापस बता दें, ये भी वापस बता दें। भाई क्या बताऊं वापस, तुमने बाद में ज्वाइन किया, क्या किया है। अच्छा मजे की बात है, अल्लाह की कसम मटीरियलिटी से आगे जाने ही नहीं दिया तुम लोगों ने, यहीं रुके हुए हैं। अच्छा रिटन रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर हो गया, बातों बातों मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही गया। मटीरियलिटी तकरीबन करा लिया, पता नहीं क्यों नहीं आगे जाने दे रहे। अब भाई एक मिनट जानी, ये तो बता दो कि रिकॉन वाला के मर गए बोल के, रिकॉन वाले में क्या बताऊं, मतलब आगे क्या बोलूं उसमें, पूरा शुरू से है क्या है। वो बोल के निकल गया। चलें खैर, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं, अब बोलना सोच रहे दोनों बैठे में चस्सी साथ ही है, मुझे लगता है दोनों का एक साथ सवाल आया है। अच्छा एक मिनट इधर देखिएगा, इधर देखिएगा प्लीज फोकस के साथ। एक सवाल आया, शहजिल अहमद मार्केट में नया सवाल लाए तो देखिएगा, आप लोगों ने जवाब देना है प्लीज, हाँ ताकि हम आगे चले। यहाँ प्लीज बातें नहीं इधर। सर मटीरियलिटी रिवाइज कब होती है, प्लीज एक्सप्लेन कर दें भाई। यार सिंपल उसूल है, फिर लट्टू तोते बन रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि मटीरियलिटी रिवाइज तब होती है जब रिस्क आपका चेंज हो जाए, रिस्क असेसमेंट चेंज हो जाए। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पहले पता अब आपकी नजर में आ जाए तो आप अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज कर देंगे, बस ये इतनी सी बात है। सही है, इसमें तो ये तो कल से बता रहा हूं ये वाली बात। चलें ओके। अब वो कहता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन के अंदर आप एक और लाइन बताएंगे कि ऑडिटर पूरे ऑडिट में जजमेंट एक्सरसाइज करता है या नहीं। अच्छा एक एक करके बात करते हैं। डू यू एक्सरसाइज योर जजमेंट व्हाइल गिविंग ईओएम, हाँ या नहीं। यस क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था दैट इन दी ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। चलो ओके। डू यू गिव, यानी समझने की बात यह है कि क्या आप की ऑडिट मैटर देते हुए जजमेंट एक्सरसाइज करते हैं, ओपिनियन देते हुए कि मटेरियल है या, यानी वो कह रहा है थ्रू आउट द ऑडिट मैं जजमेंट पे काम कर रहा होता हूं कि जजमेंट क्या है। यानी फॉर एग्जांपल अगर उसने ऑल टुगेदर प्रोजेक्शंस बनाई हुई हैं और उसमें डिमांड ली हुई है, क्वांटिटी ली हुई है, प्राइसिंग ली हुई है, तो वो एक मैनेजमेंट की जजमेंट है और एक हमारी जजमेंट है। और हमारी जजमेंट उसकी जजमेंट को रीजनेबल समझती है, एक्यूरेट। तो मैं ये लिख के दे रहा हूं कि पूरे ऑडिट के अंदर एक ऑडिटर जजमेंट एक्सरसाइज करता है मल्टीपल जगहों पे। एग्जांपल, अगर मुझे किसी एरिया में रिस्क ज्यादा लग रहा है, क्या ये एक्यूरेट बात है या मेरी जजमेंट है, जजमेंट है, एग्रीड। अच्छा दूसरी चीज, जब मैं कह रहा हूं कि एक मटीरियलिटी निकाल रहा हूं, वो भी मेरी जजमेंट है कि यूजर का फोकस इस पे 5% मटीरियल होगा, ये कोई एक्यूरेट बात है। ये कंफर्म तो तब होती है जब मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, लिख के दे तेरे लिए भी ये मटीरियल है। अगर तो कोई गलती निकली, और अगर कोई गलती नहीं निकली तो मतलब कोई मसले वाली बात नहीं है। तो पहले बताओ ये बात समझ आती है। अच्छा मटीरियलिटी का थ्रेशोल्ड रिस्क के एक्सटेंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस भाई, रिस्क ज्यादा होगा मटीरियलिटी
पर मैंने ये आपको ऐसे रट्टा नहीं लगवाया। ये रट्टा है कि भाई रिस्क ज्यादा मटेरियलिटी कम, रिस्क कम मटेरियलिटी ज्यादा। अबे भाई ये क्या कर रहे हो भाई, सिंपल। वो कहने को सही है, कहने को सही है, बट आप ऐसे नहीं जाए ना, आप अपने तरीके से चलें जो असल ऑडिट है। चलें ओके, तो पहले बताओ क्या जजमेंट वाली बात समझ आती है? और मैंने आप में से देखा किसी ने लिखा नहीं है जो मैंने बताया कि ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब यह है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ ले बिला वजह कि कौन कौन सी जजमेंट एक्सरसाइज करता है वाइल ऑडिट, वाइल गिविंग ईओएम, वाइल गिविंग की ऑडिट, वाइल साइडिंग मटीरियलिटी, वाइल डिटरमाइनिंग टॉलरेबल एरर। हर जगह जजमेंट ऑफ ऑडिटर इन्वॉल्व है। तो अब ये एग्जाम्पल्स में लिखें कि एम्फेसिस ऑफ मैटर देते हुए भी जजमेंट एक्सरसाइज होती है, की ऑडिट मैटर देते हुए भी, मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हुए भी जजमेंट एक्सरसाइज होती है। इवन एक और बात बताता हूं, सैंपल साइज कितना पिक करना है ये भी क्या है, पक्की बात है। ये एक्यूरेट नहीं है कि तुम्हें ये पता है कि इतना सैंपल साइज पिक करेंगे तो गलती मिलेगी मिलेगी, या जजमेंट है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक जगह पे इतना ज्यादा सैंपल निकाल लें और गलती ना निकले? तो तभी तो कह रहा हूं जजमेंट है। वी आर वर्किंग ऑन अ जजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। ये मत समझना कि मैं एक्यूरेसी से काम कर रहा हूं, हाँ रिस्क बेस्ड काम कर रहा हूं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसको लिख दिया कि ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट दी ऑडिट। यस, पूरा ऑडिट ही जजमेंट के बेस पे होता है, बेस्ड ऑन दी रिस्क असेसमेंट। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि आप ये इसको क्यों बोल रहे हो, यानी वो एक एग्जामिनर आपसे एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछ ले। इट इज मैंडेटरी टू राइट इन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन दैट ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, और नीचे आपको रिक्वायरमेंट में वो बोल दे व्हाट सॉर्ट ऑफ जजमेंट डज द ऑडिटर एक्सरसाइज व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। ये हाँ, अभी आगे जितने भी हम सीखते रहेंगे वो सारे आएंगे। प्रोसीजर जजमेंट के बेस पे नहीं होते, वो तो आप असल में प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हो ना, वो जजमेंट नहीं है। जजमेंट ये है रिस्क कहाँ पे रिस्क है, सैंपल साइज कितना ले रहा हूँ, तो ये 4-5 चीजें, इससे ऊपर पूछेगा भी नहीं वो। तो कहने का मतलब है टू कीप यू गाइस एट द सेफ साइड, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे भी फजूल का सवाल पूछ ले तो आपको पता होता है बच्चे को, पर उस पर क्लिक नहीं होता कि इसके अगेंस्ट में लिखूं क्या। तो मैंने आपको बता दिया कि जजमेंट जो ऑडिटर है वो यहाँ 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 एक्सरसाइज करता है। एग्रीड, पक्की बात है। चलो एक और चीज़ मैंने आपको ये सिखाया था कि जो मैनेजमेंट है वो याद है डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात हो रही थी, तो वो एलोकेट करती है यूजेज के बेस पे। तो क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो मैनेजमेंट की भी जजमेंट है और आपकी भी। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं ना कि ऑडिटर तो मैनेजमेंट की जजमेंट्स को असेस करने के लिए खुद भी एक जजमेंट कॉल लेता है कि क्या वो सही है या नहीं है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो ये मल्टीपल एग्जांपल लिख सकते हैं, आगे जहां जहां आएगी मैं आपको बताता रहूंगा कि ऑडिटर कहां कहां जजमेंट एक्सरसाइज करता होता है। बात क्लियर है? अच्छा एक और चीज, मुझे कितने टीम मेंबर्स लाने हैं, ये भी जजमेंट ही है या नहीं है? कि भाई मेरी जजमेंट है कि इतने लोगों में काम हो जाएगा, पर एक असेसमेंट है। तो ऑडिटर तो पूरे ऑडिट में क्या एक्सरसाइज कर रहा होता है, प्रोफेशनल। अच्छा, पर जजमेंट में और प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल जजमेंट है उसमें फर्क है। प्रोफेशनल जजमेंट आती है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से, प्रोफेशनल जजमेंट आती है। तो अगर एक पार्टनर, एक सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर टेलीकॉम सेक्टर का ऑडिट करता रहा है और स्केल पे करता है, उसके पास जजमेंट नहीं प्रोफेशनल जजमेंट्स होंगी, क्योंकि उसने ऐसे ऑडिट्स ऑलरेडी किए हुए होंगे, तो उसके पास एक्सपीरियंस होगा। उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो एक्सरसाइज करेगा। ऐसी हवाओं में कोई बात, पर स्टिल वो एक्यूरेट नहीं, वो जजमेंट कहलाएगी। क्लियर है? चलें जी, ओके आगे। अब हमने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। अब अगली जिम्मेदारी में वो कह रहा है कि जो ऑडिटर है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है इंटरनल कंट्रोल की रेलेवेंट टू ऑडिट। अब आपको ये बात समझ आएगी क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ ये किया हुआ है। रीड करते हैं एक बार इसको। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट टू डिजाइन, यहां पे रुक जाना, टू डिजाइन। अब यहां पे रुकते हैं। ये ऑडिटर अपनी जिम्मेदारियों में ये बता रहा है, अपनी जिम्मेदारियों में बता रहा है कि मैं बीइंग एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लूंगा ताकि मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर सकूं। यानी जहां कंट्रोल फारिग हो
मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दी हैं साथ साथ कि अगर कंप्लीटनेस का इशू है तो ऐसे ऑडिट करूंगा, ये है तो ऐसे, तो ये डिजाइन करना होता है प्रोसीजर, ये डिजाइन करना होता है प्रोसीजर डिजाइन। अब जैसे उसकी एक बात से बात निकालते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है मैं प्रोसीजर डिजाइन करूं तो वो प्रोसीजर किस तरीके से परफॉर्म करूं ये भी जजमेंट, कि भाई ये यूनिक प्रोसीजर कर रहा हूं, क्या उससे मेरा मकसद अचीव होगा या नहीं होगा, वो भी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था एक एग्जाम्पल बनाते हैं हाइपोथेटिकल। मुझे पता लगा, अज्यूमिंग मुझे पता लगा कि मेरे जो रिसीवेबल्स हैं उसकी सेल के वक्त उसकी क्रेडिट लिमिट सेट नहीं होती, मुझे ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल का रिस्क आ गया। अब मेरा जो डिज़ाइन किया गया प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि मैं एजिंग ले लूँगा और जो भी पुराने वाले होंगे उसको बोलूँगा भाई दिखाओ उसकी रिकवरी आई या टारगेटेड प्रोसीजर डिज़ाइन किया। तो वो यही बता रहा है कि अपने शेयर होल्डर को ये बताओ कि मैं इंटरनल कंट्रोल को समझूंगा सिर्फ इसलिए कि मैं उस पर ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन कर सकूं ताकि टारगेटेड काम करूं। आगे ये नहीं समझना कि मैं इंटरनल कंट्रोल्स पे कोई ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि मेरा ओपिनियन किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मेरा ओपिनियन हरगिज़ इंटरनल कंट्रोल पे नहीं है। पहले बताओ बात समझ आती है? तो अच्छा फिर इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ये कहाँ बताया था? हाँ, तो फिर जब वहां बता रहे थे ना तो ऐसा नहीं लगता उसको शेयर होल्डर को कि वो जिम्मेदारी उसकी है तो रिपोर्ट ये उस पर देगा। हम उसको बोल रहे हैं रिपोर्ट नहीं दूंगा, समझूंगा ताकि ऑडिट प्रोसीजर बना पाऊं कि कहां फोकस करना है, मैं इस पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? चलें जी, ओके। कंक्लूड ऑन द मैनेजमेंट्स एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ। अच्छा, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी थी? मुझे बताओ, क्या आप उसकी जो असेसमेंट है उस पर विश्वास करोगे या उसको चैलेंज करोगे? तो मैं भी तो ये लिख रहा हूं, मैं कंक्लूड करूंगा कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी होती तो तभी तो जिम्मेदारियों में डाला। ऑडिटर को कहा गया भाई अंधों की तरह ऑडिट नहीं करना, पहले देख लेना क्या कोई ऐसे हालात वाकयात तो नहीं है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रहे हो, और अगर गोइंग कंसर्न का मसला है तो वो सही करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। मैं ये असेस करूंगा, कंक्लूड करूंगा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, जो हमने शुरू से बातें की हैं। वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं ऑडिट रिपोर्ट में। क्लैरिटी है? चलें जी। सर अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हो तो रिस्क बढ़ जाएगा, तो आपके प्रोसीजर ज्यादा हो जाएंगे, फोकस ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो हमने बचपन में सीखा है जब इंटरनल कंट्रोल शुरू किया था। आगे अब ये देखिएगा, अच्छा भाई ये कम्युनिकेशन ये भी जिम्मेदारी है विद दोस्त शार्प विद गवर्नेंस। प्लीज सुनिएगा यार। अमंग अदर मैटर्स, अमंग अदर मैटर्स मतलब मैं उसको इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस भी तो बताता हूं, हाँ या नहीं? आगे ये देखो, ये नीचे साथ साथ लिखा हुआ, द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट। मुझे पूरे ऑडिट में जो मसले दिखेंगे वो किसको बताऊंगा? अच्छा क्यों? मैनेजमेंट को नहीं बताओगे? मैनेजमेंट तो सही करेगी ना, उसको अगर गवर्न कर रहा है तो कौन कर रहा है? और आगे देखो क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग एनी significant deficiencies in internal that we identified। सर आप तो ऊपर कह रहे थे इंटरनल कंट्रोल पे आप ओपिनियन नहीं देते। सर ये मैं शेयर होल्डर से मुखातिब नहीं हूं, मैं शेयर होल्डर को कह रहा हूं कि मैं डायरेक्टर्स को बताऊंगा कि इंटरनल कंट्रोल में ये डेफिशिएंसीज हैं, ये मैं वैल्यू एडेड सर्विस दे रहा हूं। यानी फॉर एग्जांपल मैं पूरा साल ऑडिट किया, प्लीज सुनिएगा, हाँ पूरा साल कॉपी किया, नहीं पूरा साल हमने काम करते गए, मुझे हमने 2 महीने के लिए अपॉइंट किया एज अ ऑडिटर। जब 2 महीने के लिए एज अ ऑडिटर में अपॉइंट हुआ तो मैंने देखा कि यार 2-3 चीज़ें से इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी, उस पर इतनी सिग्निफिकेंट असेसमेंट हुई। ये बात मैं रिपोर्ट में तो बताऊंगा कैम में, पर दोस्त शार्प विद गवर्नेंस को भी लेटर लिखूंगा कि ये वो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पीपी पे देखें, फोकस करें, वो इंपेयर हो चुके हैं। तो वो बोले जो भी सिग्निफिकेंट, अच्छा एक रिसीवेबल है
जो गवर्नमेंट से रिसीवेबल है, लेट्स से एक इदारा है जैसे पीडीसीएल है, आप उसके फाइनेंशियल खोलेंगे उसमें रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट आ रहा है 2 बिलियन का, और वो पिछले 15 सालों से रिसीवेबल है, पिछले। अच्छा, हम इस बार ऑडिटर गए बन के, हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को लेटर लिखा कि यार ये देख लो भाई 15 साल से रिसीवेबल है, रिकवरी नहीं हो रही तुम्हारी। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो बैड डेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट है। भाई गवर्नमेंट बैक देना, वो तो पैसे छाप के आपको दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें क्रेडिट रिस्क नहीं है कि गवर्नमेंट पैसे लेके भाग जाएगी, वो दे देगी। पर हमने बोला कि इसको फॉलो अप करो, क्या ये सिग्निफिकेंट मैटर है? यस। पर हमने इस पे काम इसलिए नहीं किया इतना, क्यों? क्योंकि देखो मुझे पता है कि भाई वो एक बड़ी अमाउंट है, पर उस पर कोई इम्पेयरमेंट का मसला नहीं है ना। हमने क्या किया, हमने बोला कि डायरेक्टर्स को भाई तुम इसको ज़रा देख लो। तो बोले सिग्निफिकेंट मैटर जो तुम्हें पता लगा है वो खुदा के वास्ते आप डायरेक्टर्स से बता दें, और आपको जो इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी पता लगेंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल सर ये नेसेसरी ये करना, बिल्कुल भाई। मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट को गवर्नेंस कौन करता है? दो शायद गवर्नेंस। मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, जो पेंशन वाला केस है ना पीडीसीएल का, उसको मैंने एम्फेसाइज तो किया है, साथ साथ डायरेक्टर्स को लेटर में भी बताया है। देखो रिपोर्ट की कम्युनिकेशन मेंबर से, बोर्ड से कम्युनिकेशन अलग लेटर में होती है। तो मैंने डायरेक्टर्स को बताया कि भाई आप गवर्न कर रहे हैं, आप जरा इस चीज को देखें कि ये पेंशनर्स की जो लायबिलिटी है वो 70 बिलियन तक पहुंच चुकी है। अगर ये आप केस हार गए तो कंपनी का मसला हो जाएगा। 70 बिलियन एक साथ कहां से दोगे? तो ये मैं किसको बता रहा हूं, जल्दी बताओ। तो अगर आपकी जजमेंट में ये मैटर यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल भी है तो कहां बताओगे? ईओएम में। तो दो कम्युनिकेशन का फर्क समझ आ रहा है? आप पूरे ऑडिट में जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, शेयर होल्डर को तो अलग से बताओगे। पहले कम्युनिकेशन किससे होगी? ताकि शेयर होल्डर जब एजीएम में बैठे और डायरेक्टर से बात करे तो डायरेक्टर को भी वो मामलात। अच्छा एक बात बताते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं डायरेक्टर्स को 15 मैटर्स बताऊं और शेयर होल्डर को 2-3? हो सकता है, क्योंकि आप शेयर होल्डर को मोस्ट सिग्निफिकेंट बताते हो या फंडामेंटल बताते हो, डायरेक्टर्स को सारे मैटर्स बताते हो जो आपकी नजर में सिग्निफिकेंट है, आपकी नजर में। अब एक एक करके डायरेक्टर्स को सारे सिग्निफिकेंट मैटर बताए जाएंगे, यस और नो? अच्छा, पर शेयर होल्डर को मोस्ट सिग्निफिकेंट। कैम की डेफिनेशन याद रखना, मोस्ट सिग्निफिकेंट। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है। अच्छा जी, अब ऑनलाइन वालों पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है जल्दी से? हाँ, अब सुनो, प्लान स्कोप में क्यों बताता हूं ये सुनना है, यानी प्लीज बातें नहीं इधर। मैं प्लान स्कोप क्यों बताता हूं, किसको? दो शावित गवर्नेंस को। अच्छा, गवर्नेंस का मतलब यह है कि वो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने बैठे हैं, एग्रीड। अच्छा, जब मैं प्लान स्कोप की बात करने गया डायरेक्टर से तो मैंने कहा देखो यार मैं इस एरिया पे फोकस करूंगा, ये मेरा तरीका है, क्या होगा? अच्छा, फिर डायरेक्टर्स तो कंपनी को क्वार्टरली देख रहे होते हैं, तो डायरेक्टर आपको सामने से कहते हैं आप ये भी देख लीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको तुमसे ज्यादा पता है। जब मैं ऑडिट इनिशिएट करता हूं ना तो मैं डायरेक्टर से जाके भी मिलता हूं, सीएफओ से भी मिलता हूं, इंक्वायरीज करता हूं। तो मैं सीएफओ को नहीं बताता कि मैं क्या करूंगा ऑडिट में, उसको बताऊंगा तो काम ही खत्म हो गया। किसको बताता हूं? डायरेक्टर्स को, गवर्नेंस को। डायरेक्टर से बात करते हुए मैं कहता हूं देखो यार मेरी ये रिस्क असेसमेंट है, अभी यहां पे मुझे मसला लग रहा है। आप उस पर तक कुछ बातें तो वो इंक्वायरीज में ही किल कर देता है। मैं बोलता हूं यार डेटर डेज आपके इंक्रीज हो गए हैं तो मैंने आपकी एजिंग पे फोकस करना है। फिर सामने से वो कहता है हाँ इसमें कुछ हमारे 5-6 ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, तो आप जरा इसको देख लीजिएगा, इसके रिकवरी वगैरह का क्या स्टेटस है। इफ यू फील लाइक टू प्रोवाइड इट वी आर रेडी टू डू इट। तो डायरेक्टर्स को बातें पता होती हैं, इवन वो आपको कुछ और बता देता है। मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ था? उसने बोला हाँ यार 2-3 जगह फ्रॉड हुए ब्रांचेस में। आपकी टीम जा रही है तो आप बाकी ब्रांचेस पे भी ये चेक। तो क्या वही चीज मुझे डायरेक्टर से हेल्प मिल जाती है?
डायरेक्टर क्या कुछ छुपाने बैठा हुआ है या गवर्नेंस के लिए? तो उसको जो रिस्क होते हैं वो आपको खुद भी बताता है। यानी देखो फॉर एग्जांपल, एक तो आपकी अपनी रिस्क असेसमेंट है। आप मुझे बताएं, आप लोगों ने जब मेरे साथ ऑडिट शुरू किया था तो क्या इंटरनल ऑडिट के मिनट्स जो आपने रीड किए थे उसमें भी मसले निकले थे? अच्छा, इंटरनल ऑडिट में याद है, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टाइम पे पीपी में कैपिटलाइज, तो वो आपको वहां से पता लगा था ना। तो टेक्निकली यहां पे जो लिखा हुआ है ना कि मैं प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट भी बता देता हूं, किसको? और फिर सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स भी बताता हूं कि जो तुमने मुझसे बात की थी, मैंने तुम्हें समझाया था और तुमने मुझे बातें बताई थी, उसके अलावा मैं ये लेके आया हूं, ताकि इस पे एक्शन कौन लेगा, किसके अगेंस्ट। अच्छा, फिर क्या ये सारे मैटर्स जो मैंने डायरेक्टर्स को बताए सारे शेयर होल्डर को बताऊं? मोस्ट सिग्निफिकेंट किसके जरिए बताऊंगा? ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, क्या शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को एड्रेस किया हुआ लेटर मांग सकता है? यस, पर मुझसे नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर को ये बात पता है मोस्ट सिग्निफिकेंट उन तक लाई जाएगी, सिग्निफिकेंट उन तक। बात समझ आ रही है? क्योंकि वो सारे मैटर्स केटर हुए हुए होते हैं। पहले बताओ कहानी समझ आती है? नहीं, देखो वो तो अब आगे जाके सीखेंगे ना कि डायरेक्टर्स कोल्यूड कर सकते हैं, पर 99% केसेस में गवर्नेंस किसको बनाई जाती है? नहीं, जो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। अब आप ऐसे बोलो कि भाई आपने फॉर एग्जांपल अपने भाई वगैरह को बिठा दिया दुकान पे कि भाई तू देख, मैं ओनर हूँ, तू देख दुकान। अब वो कर सकता है चोरी? नहीं कर सकता। कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी ऑडिटर डायरेक्ट कर लेता है ऑडिट के अंदर। पर पॉजिटिव चीज़ क्या रखनी होती है दिमाग में कि डायरेक्टर्स सही हैं। अब फॉर एग्जांपल, अभी जो तुम्हें मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा उसमें क्या होगा पता है? वो तुम्हें बोलेगा ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड चेक कर लो। अब एक कंपनी जो जरदारी की है उसका डायरेक्टर बिलावल भुट्टो है, बात है, और उसकी पूरी फैमिली है, आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लोगे? क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि आप जब उसके पास जाएंगे आप बोलेंगे साईं आपको कुछ पता है? वो गन सामने रखेगा, जी पता है। आपको पता है? हम बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करना है? नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड मना करता है। स्टैंडर्ड ये कहता है आपको अपने नाम को किसी ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं करना जिसके डायरेक्टर्स ही 2 नंबर हों। और अगर डायरेक्टर 2 नंबर होंगे तो गवर्नेंस होगी या नीचे सारे मामलात मिले हुए होंगे? तो उस केस में आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने से मना किया जाता है कि ऐसी कंपनी का ऑडिट नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो वैसे ही करप्ट है। अच्छा, फिर होता क्या है सर असल में? होता यह है कि असल में फिर ऐसी कंपनीज का ऑडिट जो है वो छोटी कंपनीज या छोटी फर्म्स कर रही होती हैं, उनको पैसे मिल रहे होते हैं। वो कंपनीज तब तक या वो फर्म तब तक सर्वाइव कर लेती है जब तक कोई मामला खुल के सामने नहीं आता। जिस दिन मामला खुल के सामने आता है उसका भी लाइसेंस जाता है, और ऐसे पास में हो चुका है। इवन केपीएमजी के एक पार्टनर का लाइसेंस रिवोक हो चुका है जस्ट बिकॉज कि वो किसी शुगर कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उसमें इन्वेस्टमेंट इधर उधर की थी। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि दिस इज अ रिस्क दैट यू नीड टू केटर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो मैं यहाँ पे जो डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ वो चोर हैं या इंसान के बच्चे हैं? बस ये बात है। क्लियर है? तो आप उसके बाद जाके उससे प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग बताते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और किसी दिन आप कभी इंशाल्लाह आपका एक मौका लगेगा तो आप जाएंगे ऑडिट कमेटी में जिसमें डायरेक्टर से मुलाकात होती है ऑडिटर की। डायरेक्टर जितना जलील करते हैं ना मैनेजमेंट को, तुम्हारी सोच है, मतलब ये क्यों हो गया, ये रेवेन्यू क्यों चेंज हो गया, ये क्यों कम हो गया रेवेन्यू, एक्सप्लेनेशन तो इसकी, इतना ज़्यादा कैसे रेवेन्यू बुक किया, क्या मीजर्स लिए तुम लोगों ने, फ्रॉड कर रहे हो तुम लोग, ये सारी चीज़ें, ऐसे बातें होती हैं। और ये सारी बातें ऑडिटर से पहले अलग से हो चुकी होती हैं, ऑडिटर सारी बातें पहुंचा चुका होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोर्ड को लिख दी एक बात कि मैनेजमेंट ने ये गलत किया हुआ, क्या बोर्ड माफ़ करेगा उनको? वहीं भी वो गेम बजा देंगे उसके हमारे सामने। मैं तुम्हें एक चीज़ भी बताता हूँ, चलो। एक क्लाइंट था, उसने क्या किया, अपने डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल कर ली। ये आगे भी काम आएगी एग्जाम्पल। डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल कर ली। अच्छा, होता क्या है, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर लेता हूँ ना, तो ऑडिट करने के बाद, क्योंकि अभी आगे है इसका, ये इसी के कंटेंट्स में आगे आ रहा है, ऑडिट रिपोर्ट की साइन, ऑडिट रिपोर्ट की। अच्छा, मैं जब ऑडिट कर लेता हूँ ना, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट के होते हैं, वो मैनेजमेंट को लेटर लिखता हूँ डायरेक्टर्स के साथ। डायरेक्टर्स को कहता हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट रिपोर्ट में तब दूंगा जब डायरेक्टर इस पे साइन कर लेंगे। डायरेक्टर इस पे साइन कर लेंगे। जरा बात समझिएगा, हुआ ये
कि मैनेजमेंट ने बोला कि भाई हम डायरेक्टर से ना साइन नहीं करा रहे, आप रिपोर्ट दे दें। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, फाइनेंशियल किसके हैं? मैनेजमेंट के। और कानून के हिसाब से सीएफओ, सीईओ और 2 डायरेक्टर साइन करते हैं। कानून के हिसाब से सीएफओ, सीईओ और 2 डायरेक्टर साइन करते हैं। तो अब सुनिएगा, जब हम, प्लीज सुनना, जब हम पहुंचे ऑडिट कमेटी के अंदर, तो हम जाहिर सी बात है जब बैठे तो मैनेजमेंट ने, सीएफओ ने, अब सीएफओ होगा कोई मतलब ऐसे ही बेतुका बंदा, तो हमारे पार्टनर बड़े गुस्से में थे इस बात पे। सीएफओ ने बोला कि आप आ जाएं ऑडिट कमेटी में देख लेंगे। तो मेरे पार्टनर ने कहा सही आ जाएंगे। हमने रिपोर्ट साइन क्यों नहीं की थी? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक ऑथोराइज नहीं हुए थे। अच्छा, जब हम पहुंचे ऑडिट कमेटी में तो हमारे पार्टनर ने प्रेजेंटेशन यहाँ से शुरू की। सिंस we haven't been provided with the signed financial statements, we haven't issued any report. We haven't issued. So, I think you might delay your AGM and we might escalate this to your shareholders. ऑडिट कमेटी में जो कोहराम मचा तुम्हारी सोच है, ऑडिट कमेटी में खड़े खड़े सीएफओ को निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। उसने बोला कि तुमने ये मीटिंग कॉल कैसे की जब तक इस पे डायरेक्टर्स के पूरे सिग्नेचर नहीं थे। ऑथराइज होते ना डायरेक्टर सिग्नेचरी, तो वो नहीं थे सिग्नेचर। अच्छा, हुआ क्या इससे? हुआ ये कि वो सीएफओ तो फारिग हो गया। सीएफओ को पूछा बाद में डायरेक्टर्स ने, ऑडिट कमेटी ने, कि आपने मीटिंग क्यों बुलाई? उसने बोला कि सर आप लोगों ने टाइम दिया हुआ था और ऑडिटर पे हमें प्रेशर डालना था कि जल्दी देते। तो ऑडिट कमेटी का जवाब क्या था? मतलब आर यू गाइस ट्राइंग टू मेक ऑडिटर फूल? जल्दबाजी में ऑडिट कराओगे? क्या गलतियां की हुई तुम लोगों ने एफएस में जो उस पर प्रेशर डाल दो जल्दी पे? तो फिर हमारे पार्टनर ने कहा नहीं, वी हैव वेरीफाइड एवरीथिंग, बट द थिंग इज कि हमने जब 2 दिन पहले फाइनलाइजेशन की है तो आपकी मीटिंग 7 दिन के नोटिस पे होती है, 7 डेज नोटिस जाता है ना, तो आपकी मीटिंग आगे कर लेते ही है। क्या मुसीबत थी? मैंने इसलिए नहीं रिपोर्ट साइन की। तो सीएफओ को तो उसी टाइम जॉब से निकाल दिया और बोला आज के बाद आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए अगर आपने नॉन कंप्लायंस की है तो देखो गवर्नेंस का मकाम ये होता है कि उसके बाद जब भी उसी कंपनी का जो दूसरा सीएफओ है अब 15 दिन पहले हमसे एफएस लेता है, सुकून से डायरेक्टर के घरों पे जाके साइन कराता है और फिर वापस देता है और बोलता है सर ये हो गया, अब ऑडिट रिपोर्ट दे दें। अच्छा जल्दी बताओ मैं ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा उसको? साइन नहीं। अच्छा फॉर एग्जांपल तुम ऑडिट रिपोर्ट दे दो और उसमें कोई भंड निकले तो पता है सीएफओ क्या करेगा? होशियार बोलेगा हमने तो ऑन ही नहीं किया, इन्होंने खुद साइन करके दे दी है। तो कहने का मतलब है आप ऑडिट रिपोर्ट कब साइन करते हैं? जब एफएस अप्रूव हो जाए। किसकी तरफ से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। पहले बताओ बात समझ आती है? तो पहले ये पूरी एग्जांपल सिर्फ इसलिए थी ताकि गवर्नेंस का मकसद समझ आए कि वो ऐसी हवाओं में बातें नहीं होती हैं। तो मतलब ये खैर ऐसे जो भी किस्से मेरी जिंदगी में थोड़े ज़्यादा हुए हैं क्योंकि हम बीइंग एन ऑडिटर मैनेजमेंट की बजाते ज़्यादा हैं। सही है, चलें आगे। ये वाला पफ है स्टेटमेंट that the auditor has complied with the relevant ethical requirements regarding independence including all relationship and other matters that may impair independence। यानी प्लीज सुनिएगा, यानी हम अपनी जिम्मेदारियों में ये भी बता रहे हैं कि मैंने ऊपर लिखा था बेसिस फॉर ओपिनियन में कि हम इंडिपेंडेंट थे एज पर कोड ऑफ, और यहां पे लिख रहा है कि भाई हमने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया क्योंकि बाकी जिम्मेदारियों में मेरी ये भी जिम्मेदारी थी कि मुझे पूरे ऑडिट में इंडिपेंडेंट रहना है। हाँ या नहीं? यस सर। ऐसा नहीं ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त आपने पूरे ऑडिट में क्या रहना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब ऑडिट कर रहे हो तो ही आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर जाके वहां सीएफओ लग जाए? तो क्या हम अब इंडिपेंडेंट रहे? नहीं। तो आप ये कहेंगे कि भाई अब आप इंडिपेंडेंट नहीं, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है हमने सारी इंडिपेंडेंस की एथिकल रिक्वायरमेंट्स को क्या किया है? फॉलो किया है। हम इंडिपेंडेंट है क्योंकि मेरी जिम्मेदारियों में ये भी आती है तो हमने यहां पे डॉक्यूमेंट कर लिया। आखिरी कम्युनिकेशन ऑफ दैट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा अब अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो क्या ये लाइन आएगी? यानी इस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन के अंदर ये वाली लाइन कंडीशनल है डिपेंडिंग अपॉन के वेदर यू आर अ लिस्टेड कंपनी और नॉट। भाई ये बात याद रखनी, लिख लीजिएगा अपने पास कि लिस्टेड कंपनी में आएगी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा पहले बताओ जानी क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा जी अब ये तो हो गया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा। अब
एक एक करके जरा हम रिकॉल करें। सबसे पहले आप बताएंगे, नहीं कि हम रीजनेबल एश्योरेंस, फिर बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस होती, फिर मटीरियलिटी का, और फिर यस। अच्छा, 4 बातें हो गई। 5वीं, इंटरनल कंट्रोल को समझता हूं ऑडिट प्रोसीजर बनाने के लिए, ना कि ओपिनियन देने के लिए। अच्छा, गोइंग कंसर्न की बात, क्या मैं दोष शाह विद गवर्नेंस को डेफिशिएंसी बताता हूं? यस। क्या मैं एथिकल हूं? ये मैंने बता दिया। और आखिरी कि मैं की ऑडिट मैटर दूंगा अगर तो कौन सी कंपनी है लिस्टेड। पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बता दें जानी बात क्लियर है। हाँ जी, लास्ट पॉइंट ऑप्शनल नहीं है ना? गलत भाई, लास्ट पॉइंट ऑप्शनल है या लिस्टेड में कंपलसरी है? लिस्टेड में कंपलसरी है, कंडीशनल नहीं। गलत, वेरी रॉन्ग। लिस्टेड में कंपलसरी है। क्या आपकी जिम्मेदारी बनती ही तो प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं डालते? क्योंकि उसमें की ऑडिट मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिल्कुल दानियाल, बिल्कुल। अच्छा सर, क्या कोई एक ही मैटर ईओएम और कैम में आ सकता है? भाई बताओ क्यों? क्योंकि अगर एक मैटर की ऑडिट मैटर है तो वो ईओएम नहीं हो सकता। चसी, ये तो बचपन में बताया है। ओके, ये तो बता दिया भाई तुम्हें। इधर, अच्छा इधर इधर बातें नहीं, इधर फोकस। अब लोकेशन के ये जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन है, ये कहां आएगा आपकी ऑडिट रिपोर्ट? अच्छा, क्योंकि देखो दिस इज सो मच लेंथी सेक्शन, इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने को। तो वो पहले ही ये कहता है कि हेडिंग डाल के पूरी ऑडिट रिपोर्ट में चिपका दो, जो कि 99% केसेस में हम यही कर रहे होते हैं। हेडिंग डाली और वही सारी बातें जो पीछे सीखी हैं वो बता दी हमने। ऐसा ही है, हाँ या नहीं? आगे, या तो आप ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन की हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे रेफर अनेक्जर ए, यानी जहां ऑडिट रिपोर्ट खत्म हो रही है उसके अलग से पन्ने चिपका दो अनेक्जर के नाम से, ताकि ऑडिटर की जिम्मेदारी अगर किसी और को अलग से पढ़नी हो तो पीछे अनेक्जर में जाके पढ़ ले। फिर रिपीट कर रहा हूं, हेडिंग आएगी, नीचे लिख देंगे अनेक्जर ए को रेफर करो, वहां जाके देख लो। यहां पे इतना लंबा हमने यहां पे कुछ भी नहीं करना, तो बंदा वह खाली एक लाइन देख के आगे बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आप ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्लेसमेंट कहां करेंगे। आपने कैम दे दिया, सारी चीजें हो गई, कर कराने के बाद आप यहां आ गए और आपने कहा कि भाई ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतनी सारी चीजें हैं, आप चाहे तो सारी लाइन से बता दें, चाहे तो हेडिंग डालें और अनेक्जर को रेफर कर दें। अनेक्जर का मतलब ये है कि रेफर अनेक्जर ए, जहां ऑडिट रिपोर्ट खत्म हो रही होगी उसके बाद पन्ना चिपका हुआ होगा जिसका हेडिंग आ रही होगी अनेक्जर ए, और उस पर लिखा होगा ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, नहीं पर ऑडिट रिपोर्ट खत्म होने के बाद अनेक्जर में दिखा दो। यहां तक कोई इशू? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ जल्दी से, क्लैरिटी है? अनेक्जर की बात आ गई है, जल्दी सारे बच्चों ऑनलाइन में तो प्लीज जल्दी बताओ। ओके जी, क्लियर हो गया। आगे, अगर रेगुलेटर ने अपनी वेबसाइट पे विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब यह है कि जो ऑडिट रिपोर्ट कंटिन्यूटी में चल रही थी उसी के साथ साथ, जैसे कैम आया था, ईओएम आया था, लाइन से आ रहे थे ना, वहीं चिपका दो जैसे अभी हेडिंग के बाद सारी चीजें लिखी हुई थी। अदरवाइज आप उसमें नहीं बताना चाहते तो हेडिंग डालें और नीचे एक लाइन ड्रॉप करके लिख देंगे रेफर अनेक्जर ए, और अनेक्जर ए ऑडिट रिपोर्ट खत्म होने के बाद आएगा। तो ये विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हुआ या आउटसाइड? आउटसाइड हो गया, पर है अनेक्जर में। क्लियर है? चलें, अब ये एसईसीपी या रेगुलेटर ने अपनी ऑडिटर की जिम्मेदारियां बताई हुई हैं। लेट्स से एसईसीपी ने वेबसाइट पे अपनी ऑडिटर की जिम्मेदारियां लाइन से लिखी हुई हैं, वो सारी, कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, उसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना, इंटरनल कंट्रोल को समझना, मटीरियलिटी, जजमेंट, सारी बातें लिखी हुई हैं एक जगह पे। तो वो कह रहा है आप ये भी कर सकते हैं कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन की हेडिंग डालें
और नीचे आप वेबसाइट का पूरा जो वेब का लिंक है वो लिख दें, कॉपी पेस्ट कर दें और रेफरेंस दे दें कि वहां जाके देख लो। पर सब्जेक्ट टू सब सेम हो, सब्जेक्ट टू सब सेम हो, अदरवाइज ये नहीं कर सकते। अब देखो यहां पे रीड करते हैं, एससीसीपी रेगुलेटर ने अगर डिफाइन की हुई है और वो सेम है तो यू कैन प्रोवाइड अ लिंक। अब एक बंदे को अगर ऑडिटर की जिम्मेदारियां देखनी है और वो सारी चीजें एक जगह की डॉक्यूमेंट हुई हुई हैं, तो आप वही पूरा लिंक उठा के यहां कॉपी पेस्ट करें, एक बंदा खुद उसको जाके एक्सेस कर लेगा। पर शर्त यह है सेम होनी चाहिए। एग्रीड? चलें, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, रिपोर्ट में ही हेडिंग लिख के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो 3 बातें हो गई ना। रिपोर्ट में हेडिंग डालो, सारी चीजें बता दो। रिपोर्ट में हेडिंग डालो, अनेक्जर में बता दो। रिपोर्ट में हेडिंग डालो, लिंक प्रोवाइड कर दो। 3 पॉसिबिलिटीज देयर आर टू शो द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, क्या ये बात समझ आती है? जल्दी से। हाँ जी, आज के लिए इतना बहुत नहीं है जानी। कितने? 2:30 बजे है ना। 2 मिनट दो बस इधर। अच्छा, पहले बताओ, अल्लाह का शुक्र है तुम लोगों ने मुझे रीजनेबल से आगे बढ़ने दिया, मटीरियलिटी से आगे निकले और कर करा के 10वां कंटेंट खत्म हो गया। अच्छा, अमेजिंग बात तो यह है कि रिपोर्ट के कंटेंट खत्म नहीं हुए, अभी है, अभी कुछ है बाकी। तो अब ये जब कंटेंट खत्म हो जाएंगे तो फिर तो अलग अलग शुरू हो जाएंगे फिर जाके ऑडिट रिपोर्ट का जो चैप्टर है वो क्या होगा? खत्म होगा। तो आज की मैं क्लास को यहाँ तक रखता हूँ, सही है जी। और बाकी कल की क्लास में हम ज़रा इसको आगे लेके चलते हैं। चलें जी, ओके। वो मैं आपको बताता हूँ, शायद इंटरनल कंट्रोल्स की रखूँ मैं, शायद। नहीं।